हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर का सेट पेपर 2 का पार्ट 2 कराने वाला हूं। इससे पहले आप स्टूडेंट को मैंने सेट पेपर 2 का पार्ट 1 मैंने करा दिया था। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर आपसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे आपके। और पार्ट 2 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं आपके जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बच गए थे उसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आपको मैं जो बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, आपको इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पेपर कराया। ठीक है, आपसे स्टूडेंट दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर का शुरू से एंड तक दोनों से क्वेश्चन पेपर के वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा कर लेते हो। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, खुद से सोल्व कर लेते हो 2 से 3 बार, तो आपके मैं बोलता हूँ आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो 80 में से 80 मार्क्स आपको कोई भी नहीं छीन सकता है आपसे। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार सोल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना, समझ लेना। बस वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। तो लेट्स डू इट, अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, और क्लास में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन पे पूरा बराबर फोकस देना, एकदम पूरा फोकस होकर के देखना वीडियो को, बस। ठीक है, और वीडियो को, और आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब, आपसे स्टूडेंट ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। और इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो करते हैं, हमने इससे पहले जो हमने करा था 1 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो खंड ब है वह हमारे यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे को करने 5, जो देखते हैं 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एक ही चित्र, हमारे को पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू, बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। देखो, पी ओ क्यू मेरा रेखा है, तो किरण हमारा क्या आएगा, ओ आर, और पी क्यू पर लंबवत है। किरण क्या मेरा, किरण मेरा ओ आर, जो मेरा ओ आ रहेगा ये मेरा। ठीक है, ये वाली रो मैं पी क्यू पर क्या लंबा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है। आगे देखते हैं ओ एस। ठीक है, ओ एस किरण ओपी, ओ एस किरण हमारा ओपी और ओ आर के बीच स्थित है। बताओ मेरा ओ एस जो मेरा किरण आएगा, मेरा ओपी एंड ओ आर, ओपी ओपी ओ आर के बीच में स्थित है। ठीक है, स्थित एक किरण है। ओके, सिद्ध करना है कि हमारे को आर ओ एस, साफ कर देता हूं। सिद्ध करना है कि हमारे को क्या करना है, आर ओ एस एंगल, आर ओ एस, ये एंगल जो हमारा आधा आएगा। ठीक है, ये एंगल जो मेरा आधा है, किसके आधा आएगा, ओ क्यू ओ एस के। ठीक है, क्यू क्यू ओ एस के, क्यू एस के माइनस करने पे हमारा, और पी ओ एस, क्यू एस में से पी ओ एस को माइनस करने पे, ये जो मेरा ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल मेरा 1/2 होना चाहिए इन दोनों का माइनस करने पर। इन दोनों का माइनस करने पे मेरा 1/2 होना चाहिए मेरा आर ओ एस। मतलब कि कहने मतलब ये है कि मेरा मेरा ये पूरा एंगल है ओ। ठीक है, क्यू ओ एस, ये मेरा पूरा एंगल है। और ये मैं पूरे एंगल में से मैं इतने एंगल को घटा देता हूँ, इतने एंगल को घटा देता हूँ, तो ये जो मेरा एंगल है ना, ये मेरा एंगल, ये जो मेरा एंगल है ये मेरा आधा है। ठीक है, ये मेरा जो एंगल क्या है 1/2 होना चाहिए इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों को आपस में घटाने पर 1/2 ये वाला मेरा एंगल होना चाहिए। बस ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है, चलो करते हैं। देखो हम करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है, बढ़िया तरीके से सोल्यूशन लिख रखा है, तो स्टेप बाय स्टेप समझ से चलना। देखो, तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 में रहेगा, हम एंगल आर ओ पी और एंगल आर ओ क्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा ओ आर परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। देखो मेरा ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पर, ओ आर में परपेंडिकुलर रहेगा मेरा, किस पे है मेरा, पी क्यू पर। ओ आर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, आगे बात सुनो, अब हमारे पे है कि एंगल ओ पी। ठीक है, एंगल यहाँ देख सकते हैं हम, एंगल ओ पी। ठीक है, ओ पी, आर ओ पी, आर आर ओ पी, ये भी मेरा क्या रहेगा, मेरा 90 डिग्री का ही रहेगा, सबको पता है 90 डिग्री। और आर ओ क्यू ये भी मेरा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्टेप 2 करते हैं। एंगल आर ओ एस को एंगल क्यू यू, ठीक है, क्यू ओ एस और एंगल हमारा आर ओ क्यू के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, मतलब कि इसको इसके रूप में पदों में हम व्यक्त करेंगे। चलो करते हैं। तो हमने क्या करा, एंगल हमने लिया, एंगल क्यू क्यू ओ एस। देखो, एंगल क्यू ओ एस, क्यू यू एस। ठीक है, वह मेरा बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा मेरा, ये मेरा किसके बराबर है, आर ओ क्यू और मेरा आर ओ एस, आर ओ एस, जो मेरा क्या आएगा, देखो फिर से सुनो, मेरा क्यू ओ एस। ठीक है, क्यू
ओ एस, ठीक है, ये मेरा बराबर है आर ओ क्यू और आर ओ एस के बराबर है मेरे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने आर ओ एस को मैंने इधर ले लिया और मैंने ये वाला को इसको ये मैंने ये वाला जो मेरा प्लस का था, तो मैंने इसको इधर माइनस में भेज दिया, प्लस का इधर माइनस में भेज दिया, तो मेरा आर ओ एस बराबर कितना होगा, इतना हो गया। और आर ओ क्यू मुझे कितना दिया गया था, मुझे 90 डिग्री कहता, आर ओ क्यू मेरा 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हमारा एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ एस और मेरा जो क्यू यू एस जो मेरा है, क्यू क्यू यू एस, क्यू ओ एस, क्यू यू एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारा आर ओ क्यू कितना देगा, 90 डिग्री देखा था मेरा, इसमें से मैंने आर ओ क्यू की वैल्यू पे 90 डिग्री रख दिया, यहाँ पे समीकरण कितना बन गया मेरा, एक बन गया। अब देखो स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 3 करते हैं अब हम। एंगल आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस को एंगल आर आर ओ पी और आर पी, ठीक है, सॉरी पी ओ एस के पदों में हम व्यक्त करेंगे इसको हम। अब हम जैसे कि हमने आर ओ एस को इसके पदों में व्यक्त कर दिया, अब बस वही सेम करेंगे। तो एंगल आर ओ पी बराबर में हम लिखेंगे आर ओ पी बराबर में पी ओ एस और एंगल आर ओ एस लिखेंगे। आर ओ पी देख लो, आर ओ पी, वह इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आम हम इसको लिख सकते हैं पी ओ एस, पी ओ एस और हमारा आर ओ एस, आर ओ एस मतलब कि मेरा जो इसको मैंने क्या लिखा, पी ओ एस आर ओ एस, ठीक है, इतना हमने लिखा, इतना इस पूरा क्षेत्र। आगे बात करते हैं, हमने किसके बराबर में रखा, आर ओ पी के, आर ओ पी के, मतलब कि मैं देखो मेरे आर ओ पी टोटल मेरा कितना रहेगा, मैं जब इसको इसको जोड़ूंगा तभी तो मेरा पूरा आर ओ पी के लाएगा, बस मैंने वही तो लिखा है सेम, लिख दिया। अब हमने क्या करा, आर ओ एस को हमने इसको आर ओ एस को वैसे को वैसे छोड़ दिया, हमने पी ओ एस को इधर की साइड में प्लस में था, इधर माइनस में भेज दिया। और हमारे को आर ओ पी की वैल्यू दे रखा, हमारे को 90 डिग्री हमारे को दिया गया पहले से ही, तो बस तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे आर ओ पी की जगह पे 90 डिग्री रखा, दूसरा समीकरण आ गया मेरा। अब हमने लास्ट में क्या किया, स्टेप 4 के नाम के समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया। तो हमने आर ओ एस इधर लिखा और इसको इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया दो एंगल आर ओ एस बन गया, और ये मेरा बन गया 90 देखो, एक बार ये प्लस में, एक बार प्लस में, 90 एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, कट गया अपने आप से। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो इसके यहाँ पर गुणे में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/2, तो ये हमारा सिद्ध हो गया ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं करा, इसमें हमने पदों में व्यक्त कर दिया, इसको इसके दो पदों के व्यक्त में व्यक्त किया, और हमने आर ओ एस को फिर इसके इसमें पदों में व्यक्त किया, ठीक है। मतलब कि आर ओ एस जो टोटल था मेरा, आर ओ एस, आर ओ एस को हमने क्यू एस इसके पदों में व्यक्त किया, बस सिंपल सा। तो एक दो बार आप देख लोगे ना, सॉल्यूशन को फिर से देखोगे प्लस, अगर नहीं भी हल्का सा मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, हल्का सा उल्का होगा भी तो देख लेना फिर से दोबारा। एक चतुर्भुज के, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, करते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना देगा, डैश दे रखा है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात कितना होगा बताओ। चतुर्भुज के 4 कोणों से मिलकर बन जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल से, आपने इस तरह के क्वेश्चन करे भी होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कर लेना। देखो माना भुजा की लंबाई कितना मेरा एक्स है, ठीक है। अब हमारे को तो भुजाएं मेरे कितने हो, 3x 4x 5x 6x हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा अनुपात दे रखा है, मुझे अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात दे रखा है। तो अगर मैं अनुपात को, ये मेरा अनुपात है, पूरी संख्या तो है नहीं मेरी, ये मेरी पूरी संख्या तो है नहीं मेरी, तो मुझे क्या करूंगा, मैं इसे पूरी संख्या तो है नहीं, अनुपात है, अनुपात को मैं x से गुना कर दूंगा। मतलब कि कोई ना कोई संख्या x से एक ऐसी संख्या होगा जिसे इससे गुना करने पर पूरी संख्या, मतलब कि पूरा सही संख्या, ओरिजिनल जो संख्या था, ठीक है, ओरिजिनल संख्या है वह आपका आ जाए, ठीक है, ओरिजिनल संख्या आपका आ जाए, बन जाए। तो हमने क्या करा, 3x 4x करा, चतुर्भुज के चारों कोणों का एक कितना 360 होता है, तो सभी को जोड़ा 18x आ गया, इसको यहाँ से काटेंगे, x की वैल्यू निकाल दी हमने। और इसके बाद में चतुर्भुज के सभी कोण, बस वही हमने 3x हमने माना था, तो हमने 3 को हमारे को x से गुना करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या है मेरी 20 है, तो सभी का मान मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो बस वही सभी का मान निकालना था हमारे को, सिंपल सा, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी निकालना सीखा ही होगा इस तरह से, अनुपात से, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे करते हैं, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज आपका इस प्रकार से बनता है, सबको पता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे को सिद्ध करके दिखाना है, करते हैं। तो हमने यही क्वेश्चन ले लिया, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, इसी का 22वें का अथवा ही क्वेश्चन है। तो हमने पहले एक फिगर बना लिया, हमने हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, थोड़ा सा तिरछा सा होता है, सबको पता है, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया। अब हमारे क्या, एंगल ए, हमारे को सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी है, और हमारे को एंगल बी बराबर एंगल डी हमारे सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, ठीक है, ए बी मेरा, ये ए बी जो मेरा डी सी का परपेंडिकुलर समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, और मेरा बी सी समांतर है, ये समांतर है इसके,
ठीक है, आगे बात करते हैं। और त्रिभुज हमारा एबीसी और त्रिभुज एडीसी को एसी विभाजित करता है। अब मैंने क्या करा इसको, मैंने क्या ए से मैंने एक विकर्ण खींच दिया ए से सी तक। ठीक है, तो मेरा एबीसी और हमारा एडीसी को एबीसी और एडीसी को मेरा एसी विभाजित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब वही मैंने पिक्चर पिक्चर बना दिया आपको समझाने के लिए। तो हम अब क्या कर रहे हैं, अब हमारा क्या है, एंगल हमारा ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ए सी एक तिरक रेखा है। तो हमारा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और मेरा बराबर होगा एंगल ए सी। ठीक है, ए सी बी के मेरा जो एंगल होगा, मेरा एंगल जो मेरा सी है, ये मतलब कि एंगल कुल मिला के मेरा एंगल जो ये वाला एंगल है मेरा ए और एंगल मेरा सी क्या रहेगा, दोनों दोनों में बराबर रहेंगे। कैसे बराबर रहेंगे, ठीक है, ये तिरक रेखा मेरा, ये मेरा क्या तिरक रेखा है, तो मेरा ये वाला कोण और मेरा ये वाला कोण क्या रहेंगे, मेरे बराबर रहेंगे। किस कोण से रहें, एकांत एकांत कोण से बराबर रहेंगे। ठीक है, आगे उसी प्रकार से हम एंगल एडी और बीसी में हम करेंगे। ठीक है, एडी और बीसी, एडी और बीसी में समांतर रहेंगे उसी प्रकार से सेमी, और एसी में तिरक रेखा है, तो यही मेरा एंगल डीएसी और बीएसी मेरे अंत एकांत से बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा हमने क्या करा, हमने एंगल एसी एसी दोनों के अंदर, त्रिभुजों के अंदर हम देखोगे एडीसी और एबीसी में दोनों में हमारे त्रिभुज का एसी क्या समांतर भुजा हो गया, समांतर भुजा है तो ये उपनिष्ठ भुजा हो गया। तो हमने क्या करा, अंतः सिद्ध कर दिया कि हमारा एबीसी समांतर है एडीसी के त्रिभुज के, और किससे समांतर है, हमारा ए एस ए से सर्वांगसम नियम से सिद्ध है। आगे बात करते हैं अब, और सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम जो हमारे त्रिभुज होते हैं उसको संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत माने आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर रहती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। आगे बात करते हैं, तो अंतः समूह कोण भी क्या होता है, और उसके बाद संगत भाग बराबर होते हैं, प्लस असम्मुख कोण भी बराबर होता है। इसलिए हमने यहां से सिद्ध कर दिया कि एबीसी, तो बी से एंगल बी बराबर एंगल डी और एंगल ए बराबर एंगल सी है। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या करा, इसको हमने इसके अंदर में हमारे को दोनों तिरक रेखा खींच दी, दोनों के हमने क्या करा, दोनों त्रिभुज को अलग अलग लेकर के हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। किससे, कौन से नियम से सिद्ध करा, ए एस से सिद्ध करा, और फिर लास्ट में हमारे हमारे को सर्वांग त्रिभुज को प्रॉपर्टी पता है, बस उससे हमने एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 23। हमारे को समीकरण डैश को हल करें, बताइए कि आप यह किस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे को इसको हल करना है। ये तो सिंपल सा, एक्स का मान को भी निकाल देगा भाई। यहाँ पे 10 में से, यहाँ पे 10 यहाँ पे माइनस में दे देगा, किस में प्लस में हो जाए तो एक्स का मान क्या निकल के आएगा, मेरा 25 निकल के आएगा। 25 निकल के आएगा। तो हमने इसको जो सिद्ध कराएगा, तो ये कौन से यूक्लिड की कौन से अभिग्रहित से हमने सिद्ध कराया, ठीक है, मतलब कि सोल्व करा, सोल्व करा है, कौन से कैसे करा है हमारे को बताना है। तो सिंपल सा है, देखो हमने यहाँ 25 आया, तो यूक्लिड अभिवृत्ति जो कहता है कि यदि बराबरों को बराबर में से जोड़ा जाए, अगर बराबरों को क्या करा है हमारे, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ठीक है, हम बराबरों को बराबर में से जोड़ेंगे, ठीक है, तो शेषफल भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बस ये वाले से हमने इसको सोल्यूशन किया है। ठीक है, बराबर को बराबर से जोड़ने पर, मतलब कि जैसे कि मेरा क्या है, जैसे कि मेरा बराबरों को देखो क्या बोला, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। ठीक है, मेरा 10 है और 15 है। ठीक है, जोड़ के कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। ठीक है, और बराबर ये मेरा क्या है, मैं एक सेकंड रुक जाना, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। बराबर तो मेरा यहाँ पे 25 है, मेरा मान 25 निकल के आया। देखो सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पे मुझे दे रखा था कि इसके बराबर में ये है। ठीक है, इसके बराबर में ये मुझे इतना दे रखा था, तो हमने यहाँ से इसको 10 यहाँ पे माइनस में दे दिया, प्लस में कर दिया हमने, और जोड़ करके हमने इधर लिख दिया। ठीक है, यदि हमारे को हमने यूक्लिड अभिव्यक्ति इससे कराएगा बराबरों में से, ठीक है, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो हमारा शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। इससे हमने किया, बस सिंपल से इतना ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, यूक्लिड की तीसरी अवधारणा लिखिए। तीसरी अवधारणा लिखना है हमारे को, और एक सेकंड और रुक जाओ, थोड़ा सा और बता दे तो डिटेल में बताता हूँ। देखो बराबर मेरा कितना था, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। बराबर कौन से, ऐसे मान चलो मेरा 25 है और मेरा 25 है, दोनों बराबर बराबर, दोनों को मैंने जोड़ा दोनों को मैंने जोड़ा, तो मेरा जो शेषफल भी क्या आएगा, मेरा मेरा बराबर ही आएगा। तो मैं 25 25 को मेरा 50 आएगा, और 25 पे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबरों को 25 और 25 मेरे बराबर है, बराबर को बराबर में जोड़ूंगा तो मेरे शेषफल भी क्या रहेंगे, मेरे बराबर रहेंगे। तो बस ये सेम चीज कहा जा रहा है, तो यहाँ पे यूक्लिड की अभिव्यक्ति ये वाली लग रही है बस।
आगे बढ़ते हैं, हमारे यूक्लिड की तीसरी अवधारणा हमारे को लिखना है। तो तीसरी अवधारणा में क्या कहा गया, देखो यूक्लिड अभिकृति जो कहता है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो ये छोड़ो, ये वाला नहीं है, तीसरी यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड की तीसरी अवधारणा, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी भी केंद्र और किसी भी वृत्त से सॉरी, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे कि त्रिज्या क्या बोला, केंद्र से, ये रहा मेरा केंद्र है, मैं इसके केंद्र के सहारे, मैं एक केंद्र के सहारे में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना प्रकार के रखूंगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ मैं क्या करूंगा, वृत्त खींच दूंगा, ठीक है। और दूसरा और क्या बोला, और किसी त्रिज्या के सहारे, ये मेरी त्रिज्या है, मैं एक बिंदु यहाँ अपने नोकीला वाला प्रकार का इधर रखूंगा और मेरा घुमाने वाला पेंसिल का नोक इधर रखूंगा, और उसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो वही यूक्लिड की तीसरी अवधारणा ये कहता है, बस सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 24 है। 10 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है, 10 की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, इतना दे रखा लड़कों की, ठीक है, लड़कों की ऊंचाई। आगे कहते हैं, निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक 12 मात्रा वितरण तालिका बनाना है, ठीक है, 12 मात्रा वितरण तालिका बनाना है। सिंपल सा आपको आता ही होगा, हम क्या एक हिस्से में हम ऐसे तालिका बनाते हैं, एक साइड में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखते हैं, और यहाँ पे हम 12 मात्रा लिखते हैं, बस। तो वर्ग अंतराल हमारे को दिया गया है, और जिसके अंदर में जो आता है, जो भी संख्या आता है उसके अनुसार हम लिख देंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि वर्ग अंतराल मैंने लिख दिया, जैसे था वैसे को वैसे ही लिखा मैंने, 12 मात्रा लिखेंगे। अब हमारे जो संख्या हमारे को दे रखे थे, संख्या जो हमारा था 144, जैसे कि 144 किसके बीच में आएगा, ये बताओ, 144 किसके किसके अंदर में आएगा, 144 हमारे 140 और मेरा 160 के बीच में आएगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले हमारे को ना एक अलग से ही ना रफ वाला ना एक 12 मात्रा बनाना पड़ेगा, रफ वाला, ठीक है, जिससे कि हम तो लास्ट में तो हमारे को नंबर्स लिखने टोटल, ठीक है, हमारे को रफ वाला बना लेंगे कि हमारा 140 है और 140 160 के बीच में एक संख्या आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे देखते हैं, फिर हमारे देखते हैं 115 129। तो चलो एक सेकंड रुक जाओ, 140 के आगे दोनों 140, तो 145 किया, 158 हो गया, चलो, तो 158 भी किसके अंदर में आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो एक और हो गया, ठीक है। मान चलो लास्ट में इन दोनों 140 और 60 के बीच में दोनों में एक दो ही संख्या आ रही है, तो हम लास्ट में हम 12 मात्रा में ओरिजिनल वाले में क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले एक रफ वाला बना लेना खुद से, बस अपने लिए, बस बाकी हमारे को लिखना, तो हमारे को बनाना कैसे, हमारे को बनाना सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है, बस आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 25, किसी सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं अपने केंद्रों पर समान कोण बनाती है तो जीवाएं बराबर होती है। कहने मतलब कि हमारे को सिद्ध करना है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, मेरा ये दो वृत्त है, इसकी एक वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे वृत्त की परिधि पर दूसरे बिंदु तक, वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वृत्त के ही सेम वृत्त के परिधि पर दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है, इसको हम क्या, ये जो मेरा हैगा, इसको मैं इस वाले को क्या बोलूंगा, इस वाले जीवा, ये इस समय क्या जीवा है, वही सेम जीवा हो गया। तो दो हमारे क्या सर्वांगसम वृत्तों को, सर्वांगसम मतलब कि समझे ना, सर्वांगसम दोनों का सर्वांगसम क्या है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, देखिए इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, हमारा बराबर है, ठीक है। आगे करते हैं, तो वृत्तों की जीवाएं अपने केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। केंद्र पे क्या बनाएंगे, मतलब कि इसको जीवाएं ऐसे वाला, ये हमारा हमने त्रिज्या की मदद से, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण दोनों बराबर बनाते हैं, तो जीवाएं भी हमारे जीवा, मतलब कि ये जीवा भी बराबर होंगे। चलो करते हैं, देखो ये रहा, हाँ देखो वृत्त की जीवा क्या होता है, किसी को पढ़ना हो समझना हो डिटेल में जानना तो ये कर लेना, बाकी हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट बढ़ते हैं। ये दोनों मेरे आंसर दे रखे हैं दोनों, तो हमारे स्टेप 1 सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप समझा रखा, समझते हैं। स्टेप 1 हमारा आएगा, दो जीवा हमारे क्या आएगा, हमारा जीवा ए बी और मेरा सी डी है। हमारे को दे रखा है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी मेरा क्या है, मेरा बराबर है, मतलब कि ए ओ बी और मेरा सी ओ डी, मतलब कि ये वाला एंगल क्या मेरा बराबर है, दिया गया मुझे, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। तो जीवाएं हमारे को कोण बराबर होते हैं, तो जीवाएं हमारे को मतलब कि हमारे को करना है क्या बराबर, हमारे को ए बी और बी सी डी को बराबर करके हमारे को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, बस इतना सा है। तो दोनों वृत्त क्या समांगसम भी है, आगे बात करते हैं। अब हम करते हैं त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में, मतलब त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में, ठीक है। अब देखो, तो मेरा ए ओ और सी ओ मेरा क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी, बी ओ में डी ओ वृत्त की, ठीक है, समांतर वृत्तों की त्रिज्याएं ये भी बराबर होंगी। एंगल मेरा ए ओ बी एंगल सी ओ डी मेरा दिया गया है, ये दोनों मेरे को दिया गया ही है, ठीक है। तो स्टेप 3 मैंने क्या करा, ये दोनों त्रिभुजों को मैंने क्या कर दिया, मैंने एस ए एस, ठीक है, एस ए एस मतलब दो भुजा और एक एंगल से मैंने सर्वांगसम नियम से मैंने सिद्ध कर दिया, बराबर सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है। और ए बी बराबर अब क्या हो जाएगा, मेरा ए बी बराबर सी डी हो जाएगा,
क्योंकि देखो, क्योंकि सर्वांश त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि त्रिभुज के सीपी यहां पर लगेगा, सर्वांश त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिद्ध कर दिया, सर्वांश सिद्ध करना है, बस वहां से बराबर कर देंगे हम, ठीक है, इतना करना था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ जाता है, हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है सब। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हमारे। तो हमारे को 26 के, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हर का परिमेयकरण करना है, इसका हमारे को हर का परिमेयकरण करना है। क्या हो जाता है यार से, चलो हर का परिमेयकरण करना है इस संख्या का, चलो करते हैं। हर का परिमेयकरण तो आपको आता ही है, हर का परिमेयकरण तो आपको आता ही है, बस इसमें ध्यान रखना। मैं ये आप खुद से करके देखना, इससे इसको क्वेश्चन को आप खुद करोगे, हर का परिमेयकरण सबको आता ही है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो हर का परिमेयकरण है ना, इसका हर का परिमेयकरण इस वाले क्वेश्चन में डबल बार होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या होगा, एक बार तो आप यहां तक करके छोड़ दोगे, मगर फिर भी लास्ट के अंदर में, फिर भी अंतिम में आपको नीचे में अंडरूट बची जाएगा, अंडरूट वाली संख्या बची जाएगी। फिर से हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में फिर से हमारे को क्या करना पड़ेगा, फिर से हमारे को हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का जब आप परिमेयकरण करोगे तो लास्ट में आपका जो बच जाएगा, हाँ एक सेकंड हो जाना, ठीक है। तो लास्ट में जो आपका आंसर है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लास्ट में आंसर आपका जाकर के ये बचेगा, लास्ट में आंसर आपका ये जाके बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना बस। हर का परिमेयकरण मैं आपको थोड़ा शुरुआत में सिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूँ क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता है, बाकी आप खुद से करना, ठीक है। देखो, ये इस संख्या का मुझे हर का परिमेयकरण करना था, तो हम क्या करते हैं, हर के परिमेयकरण करना हम कैसे करते हैं, देखो ये और ये संख्या क्या, पहले ये मेरा टोटल, ये दो, ये मेरा ए माना जाएगा, और ये वाला इधर संख्या प्लस, ये प्लस का संख्या बीच में, और ये वाला में बी माना जाएगा, ठीक है। अब हमें हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये भी जो संख्या रहती है, बस उसको हम गुना करना पड़ता है हमारे को, बस माइनस, प्लस कराएगा तो माइनस कर देता है, माइनस करेगा तो प्लस कर देता है, ठीक है। तो हमारा प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा, इसको हम गुना करेंगे। जब मैं इसको एक से गुना करूंगा तो सेम ही संख्या आ जाएगा। अब सुनो, अब हमारा सेम संख्या है, बस माइनस प्लस में है, तो हमारे का एक फॉर्मूला हमने याद कर ये रखा है कि ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता ही है। तो हमारा ए स्क्वायर ये बन जाएगा, बी स्क्वायर मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, सॉरी, ठीक है, अब सुनो। तो अब मैंने क्या करा, अब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भाई ए प्लस, अब यहाँ पे जो आपका ये बनना है, ये फॉर्मूला बनना है, यहाँ पर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पर इस वाले के अंदर में, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो बस वही मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी यहाँ तक मैंने लिख दिया, और मेरा माइनस का साइन था, माइनस का साइन स्क्वायर करूंगा मैं, अंडर दो का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाएगा, दो बचेगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पे कितना आएगा, इतना आएगा। और लास्ट में फिर हमारे पास इसको 9 और 3 कितना हो जाएंगे मेरे, 9 और 3 12 हो जाएंगे, 12 में से 2 गया मेरा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, इतना बच गया मेरा, लास्ट में इतना बच गया। फिर वही सेम तरीका, फिर से हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लास्ट, क्योंकि हर एक के, देखो हर एक के अंदर में हमारा अंडर वाली संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण आगे करेंगे हम, फिर से वही सेम करेंगे, मैंने आंसर दिखा दिया था आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 27 है, करते हैं। देखो, दिया गया है कि चित्र में हमारे क्यू पी मेरा जो है, क्यू पी समांतर है मेरे एम एल के समांतर है, तो हमारे एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे इसका, एक्स का जो मान है, मेरा क्वेश्चन है ये, इसकी वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से हम रचना करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे रचना बिंदु हमारा क्या है, रचना बिंदु मेरा बी से, रचना बिंदु मेरा क्या है, एक सेकंड हो जाना, रचना बिंदु बी और ए से, रचना बिंदु मेरा क्या है, बिंदु ए से दो रेखा, मेरा बी, मेरा सी और सी कोमा, ठीक है, सी और ये दूसरा वाला सी, ठीक है, खींची, खींची है। तो मैंने क्या करा, बी से मैंने सी रेखा खींची है, ठीक है, और ए से मैंने सी ये वाली रेखा दूसरी खींची है, ठीक है। जो मेरा एम एल और मेरा बी सी, मेरा जो एम एल है, मेरा बी सी दोनों क्या मेरे समांतर में है, और मेरा क्यू पी क्यू और मेरा ए सी मेरे समांतर में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो, इसी तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे एम एल बी सी और बी क्यू और ए सी सभी के सभी मेरे क्या समांतर रहेंगे, सभी समांतर, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हम एम एल में समांतर बी सी के, इसलिए हम एंगल एल एल एम डी, एंगल हमारा कौन सा है, हमारा एल एम डी, सॉरी बी है ना, ये तो बी है, बी है ये, डी नहीं है, बी, एम एल बी है ये, और एम बी सी, और मेरा एम बी और सी, मतलब कि ये वाला
और ये वाला, ठीक है, ये दो एंगल एकांता अंतः कोण, ठीक है, एकांता अंतः कोण है। तो मेरे एकांता अंतः कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों में बराबर हो जाएगा। एकांता अंतः कोण क्या होता है मैं समझा देता हूँ। एकांता अंतः कोण क्या होता है, ये हमारे जैसे कि मैंने लिखा ए एंगल बी एंगल सी एंगल 3 और 4 लिख दिया, ठीक है। एकांता कोण आपका एक ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आपका एकांता अंतः कोण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बराबर कर दिया। उसी प्रकार से हमने इसी तरह हमने एंगल पी पी क्यू और एंगल ए सी, ठीक है, इसलिए दोनों हमारे समांतर है, इसलिए हमारा एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए मतलब कि ये वाला एंगल ये बराबर होगा मेरे एंगल पी ए बी के, एंगल पी ए बी के, एंगल पी सॉरी एंगल पी ए बी के। बताइए ये वाला एंगल इधर वाले एंगल ये, एक सेकंड रुक जाना, इस वाले एंगल का क्या है, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। तो मेरा ये वाला एंगल मतलब ये वाला आधा बढ़ गया, ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल के बराबर रहेगा, ठीक है। तो बस, तो मैंने ये बराबर 15 लिख दिया। अब हमारे को करना क्या था, अब हमारे को एक्स का मान निकालना था। अब हमारे को एक तरफ से पता चल गया है कि भाई इसकी वैल्यू कितना है, मेरा इसकी वैल्यू इसकी इसकी वैल्यू तो यहाँ से मेरा 15 आ गया। इसकी वैल्यू मेरा यहाँ से कितना निकल के आ गया था, मेरा यहाँ से कितना निकल के आया था, यहाँ से मेरे 10 की वैल्यू निकल के आया था। अब हम क्या करेंगे, 10 और 15 25 आएगा ना, फिर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करें एंगल एम बी सी एंगल पी ए बी, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे कितना निकल के आएगा, एंगल में 25 निकलेगा। एम बी सी देख लो, एम बी सी मतलब इसको इसको, और मेरा एंगल एक और है पी ए बी, एंगल पी ए बी मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जब मैं जोड़ूंगा ना, इसको एंगल को ये एंगल को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरा कितना निकलेगा, ये टोटल मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लगाना पड़ेगा यार, फिर तो मुझे 15, ये तो मेरा इधर वाला 15, इससे मेरा 15 आ जाएगा। बट मेरा ये निकल के आएगा, ये हिस्सा निकल के आएगा। मैं ये वाला 10 और 15 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा ये निकले, ये हिस्सा तो अभी भी मेरा बच गया ना। यहाँ से मुझे एक और चीज यहाँ पे करना पड़ेगा ना, एंगल ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, ये भी मुझे एक चीज और बच रहा है मेरा, ठीक है, इसमें एक चीज और बच रहा है। सुनो सुनो सुनो, देखो, एंगल पी ए बी मुझे इतना पता चल गया 15 है, मुझे इतना पता है, इसका आधा पता है मुझे 10 है, ठीक है। दोनों को जब मैं इन दोनों का जब जोड़ूंगा तब जाके मेरा ये पूरा निकल के आएगा, ये मेरा पूरा 25 बनेगा। बट यहाँ पर हमारा एक और चीज है, वैसे तो लेंगे एंगल बी एम बी तो लेंगे, ये टोटल आ रहा है आधा आएगा। ये आधा, ये जो आधा है ना 10 आया, मतलब कि कुल मिला के लास्ट में आप ऐसे लिख देना, बस बात खत्म करना, ठीक है। एंगल एमबीसी और एंगल ए पी बी लिख देना, दोनों को जोड़ करके इसकी वैल्यू आपकी आएगी, दोनों को जोड़ोगे ना तब जाके आपका 25 आएगा, बस ठीक है, ध्यान रखना बस, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तब 25 आएगा, बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अथवा वाली क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजक समकोण होते हैं। रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं, उसके जो समद्विभाजक आपके होते हैं वह समकोण होते हैं, बस इतना सिद्ध करना है। पहले इसका पिक्चर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पिक्चर बहुत आसान है, ये देखो। तो मेरा एम इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने एंगल ए ओ सी मैंने एक रेखाखंड खींच दिया है। तो मैंने क्या कराएगा अब, क्या बोला गया है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म जो मेरा क्या आएगा, मेरा एओसी, ये जो मेरे क्या बनाएंगे एओसी मिलकर रैखिक युग्म बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो समद्विभाजक है, इसका जो समद्विभाजक कौन हो गया हमारा, जो इसका समद्विभाजक ओ बी, ये जो मेरी रेखा है गई, इसको क्या कर, रेखाखंड को क्या कर, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो बताए दो हिस्से में बांट रहा है, जब मेरा ओ ए दो हिस्से में बांटा है, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो समद्विभाजक, अब समद्विभाजक जो मेरे आएंगे, ये जो मेरा समद्विभाजक है, ये मेरा जो कोण आएगा, जो मेरा एंगल, ये जो समद्विभाजक हैगा मेरा, ये बांट दिया बीच में, तो ये जो मेरा ये बनाने पर ना मेरा जो ये एंगल जो मेरा एक्स ओ वाई क्या बनाएगा, मेरा 90 डिग्री बनाएगा। मुझे एक्स ओ वाई को क्या करना है, समद्विभाजक क्या आएगा, मतलब कि एक सेकंड हो जाना, गलत बता रहा हूँ क्या मैं, गलत बता रहा हूँ क्या मैं,
के समद्वि समकोण समद्विभाजक समकोण बनाते हैं। देखो, मतलब कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर में क्या सिद्ध करना होता है कि हमारे को निकालना, हमारे को सिद्ध करना होता है एक्स और वाई क्या होता है, मेरा 90 डिग्री है, मुझे ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। और मेरा जो हैगा एंगल ए ओ बी, अभी समझना, अभी समझाता हूँ, ठीक है, सुनो बस। ए ओ बी और एंगल बी ओ सी मेरे कितना होता है, मेरा मतलब ये वाला हिस्सा पूरा और इस वाले हिस्से को मिलाकर के मेरे कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, दोनों मिलाकर के 180 होता है, ठीक है। अब हमारे को क्या आएगा, मेरा ओ एक्स। अब सुनो, अब समझ में आ गया, ठीक है। देखो, तो मेरा जो हैगा ये मेरा रेखाखंड है, ठीक है, ए ओ सी मेरे क्या बनाएंगे, रेखीय बनाएंगे, सबको पता है ऐसे। तो मेरा ये उसका समद्वि भाजक है ना, जो सबसे इसके लिए मुझे समद्वि भाजक के, इसके समद्वि भाजक कौन कौन से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एंगल ओ बी जो मैंने बताया ना, वो समद्वि भाजक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं समद्वि भाजक क्या, ओ एक्स और मेरा ओ वाई है। तो मुझे ओ एक्स और ओ वाई बनाने के सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में जो रेखा के बीच में हमारे को एक रेखा खींचना पड़ेगा। तो ओ भी एक रेखाखंड है जो इसको ए ओ सी को दोनों बराबर हिस्सों में बांट देता है। और इसके अब इस जो रेखाखंड है, ये मेरे रेखाखंड के जो समद्विभाजक कौन है, समद्विभाजक मेरे ओ एक्स और ओ वाई, ये मेरे समद्विभाजक है, ये मेरे क्या समद्विभाजक है। तो हमारे को ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर में कि रेखीय के कोणों के, ठीक है, रेखीय के कोणों के, ठीक है, कोणों के कौन से कोणों की बात किया, ओ एक्स और वाई की बात की जा रही है, ठीक है। के समद्विभाजक समकोण बनाते हैं। तो ये जो समद्वि, अब इसको क्या कर रहा है, मतलब कि ए जो मेरा ओ एक्स है, मेरा जो ए ओ बी को क्या कर रहा है, बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है, बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। तो ये दो मेरे दोनों कोण है, मेरे ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसको मुझे सिद्ध करके दिखाना है बस, ठीक है, ऐसे सिद्ध करना है। चलो करते हैं। तो एक्स ओ बी मुझे 90 सिद्ध करना है, तो हमारे ए ओ बी इतना रेखीय हमारा है। तो अब हम करते हैं ओ एक्स कोण हमारा एंगल ए ओ बी का समद्विभाजक है। मेरा ओ एक्स अभी जो मैंने बोला वही ओ एक्स मेरा क्या आएगा, ए ओ बी का क्या समद्विभाजक है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल एक्स ओ बी मेरा किसका आधा होगा, मेरा 1/2, इसका मेरे ए ओ बी का टोटल का आधा होगा। मेरा जो ये वाला कोण रहेगा, मेरे इस फुल कोण के क्या रहेगा, मेरा आधा रहेगा ना भाई, ये 1 है। और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कोण कितना रहेगा, पूरा टोटल 2 रहेगा, ठीक है। वही सेम चीजें लिखा है मैंने यहाँ पर। और मेरा ओ वाई या बी ओ सी का, अब इधर मेरा जो ओ वाई आएगा, मेरा बी ओ सी का पूरे का ये 1 है, तो ये पूरा क्या है आपका, पूरा का पूरा आपका 2 है, ठीक है, 2 है। तो समद्विभाजक है, तो मेरा बी ओ बाई 1/2 होगा बी ओ सी का, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टेप 2 के अंदर हम करेंगे। अब हमने क्या करा कि एक्स ओ वाई किससे मिलकर के बन रहा है हमारा, एक्स ओ बी और बी ओ वाई के, एक्स ओ बी मतलब कि देखो सुनो, ये मेरा साफ कर दूं, एक सेकंड, ठीक है, एक्स ओ बी, ठीक है, मेरा एक्स ओ वाई मेरा किससे बन रहा है, एक्स ओ बी और मेरा बी ओ वाई से मिलकर के बन रहा है। सॉरी, ये जो मेरा पूरा जो मेरा बन रहा है, ये इतना हिस्सा मेरा, इसको जोड़ने पर मेरा तभी जगह तो बनेगा ना मेरा पूरा, ठीक है। तो बस वही सेम चीज लिख रखा है मैंने। तो बस वही इसकी जगह पे वैल्यू, इसकी वैल्यू पे क्या आ रहा था, ये इतना आ रहा था, इसकी वैल्यू पे हमारा इसकी वैल्यू पे तो इतना आ गया था, इसकी वैल्यू इसके बराबर पे ये आ रहा था। तो हमने बस उसको मान पुट कर दिया यहाँ पर, हमने मान पुट करके मैंने 1/2 1/2 दोनों में कॉमन है, एक बार हमने लिख दिया और उस दोनों को प्लस में करके लिख दिया। मुझे इसकी वैल्यू दे रखा है, कितनी वैल्यू थी मेरी, 180, ठीक है। 2 से 180 को काटेंगे, मेरा कितना बचेगा, मेरा एंगल एक्स ओ वाई मेरा कितना 90 डिग्री बच जाएगा। बस हैंस प्रूफ दैट, सिद्ध हो गया हमारा, सिद्ध हो गया हमारा। ये तो सिद्ध करना था मेरा एक्स ओ वाई, मेरा जो था एक्स ओ वाई मुझे 90 डिग्री सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है। बस तो ये आज की क्लास के अंदर हम बस यहीं तक क्वेश्चन, आज की क्लास से हम यहीं तक करेंगे। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स करना, आपको मैं क्लियर कर दूंगा सारे डाउट्स को, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, लंबे ज्यादा क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, प्लीज प्लीज प्लीज, ये तीनों काम जरूर करना। और इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। अभी आपके पास में समय है, मेरे दोनों क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस कर लो। पहले क्वेश्चन पेपर संख्या 1, वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको बोलता हूँ भाई, दोनों क्वेश्चन पेपर का देख लेते हो, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है भाई, 80 में नहीं बोलकर चल रहा मैं, चलो 70 70 प्लस कर सकते हो आप। बस बरसते ये करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करना, फॉलो करना पड़ेगा भाई। 80 में से 80 मार्क्स चाहिए ना, तो दोनों क्वेश्चन पेपर का ना जो क्वेश्चन है ना, सबको भाई घोल के पी जाओ। दोनों क्वेश्चन पेपर के हर एक को ना 2 से 3 बार ना प्रैक्टिस कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करो, घोल से पी जाओ हर एक क्वेश्चन के आंसर को,
ठीक है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट आपके उठ के आएंगे, ठीक है, या उससे जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।